मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं कल्फ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का एक फैकल्टी हूँ। मैं इसमें मैथ्स टीचर हूँ। आज का हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम यानी संख्याओं की पद्धति। संख्याएं अंकों से मिलने से बनती है, मीन्स नंबर्स फॉर्म्स बाय मिक्सचर ऑफ डिजिट्स। अगर हम इसमें कहें डिजिट्स, तो डिजिट्स क्या होता है? अंक। अंक यानी अंक एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह की बात हम करें तो चिन्ह किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। रिप्रेजेंट जो मैथ्स को रिप्रेजेंट कर दे, और मैथ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम गणित में कहें तो 10 चिन्हों का यूज किया जाता है। 10 चिन्ह वे कौन है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। डिजिट्स, देयर आर 10 डिजिट्स इन मैथमेटिक्स। गणित में 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 10 अंक है गणित के, ये संख्याओं को बनाते हैं, मीन्स संख्याएं इनसे फॉर्म होती है। अब ये कैसे फॉर्म होती है? तो जब संख्याओं को अंकों के प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम सेटअप करते हैं तो संख्याओं का फॉर्मेशन होता है। अब प्लेस वैल्यू क्या है? तो प्लेस वैल्यू के लिए अगर हम देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथ्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथ्स में 3 सिस्टम है। देयर आर 3 सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटेशन, दैट इज हिंदू, अरेबिक सिस्टम, सेकेंड इज इंटरनेशनल सिस्टम। हिंदू अरबिक सिस्टम मीन्स हिंदू अरबी पद्धति। हिंदू अरबी पद्धति जो हिंदुस्तान से शुरू होकर के अरब देश तक गई, और इसमें गणित के 10 अंक होते हैं जिनके वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इस तरह से है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, डेट इज हिंदू अरबिक सिस्टम। हिंदू अरबिक सिस्टम में हम संख्याओं को इस तरह से लिखते हैं। खासकर डीएसएसबी के एग्जाम्स में आजकल इस तरह के टर्म ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं। जब हम हिंदू अरबी पद्धति के बाद दूसरे सिस्टम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में भी गणित के 10 ही अंक होते हैं। उनका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है उसे हम देखते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। ये गणितीय सिस्टम के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहने का मतलब हुआ कि इन्हें हम मिला करके, दोनों सिस्टम को मिला करके गणित में पूरी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा और एक अंतिम सिस्टम है वो है रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम ये रोम देश से शुरू हुआ था। रोमन सिस्टम में गणित के सिर्फ 7 ही अंक है। तीनों सिस्टम अपने अपने में डिफरेंट हैं, आपने देखा। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग है इसमें। जैसे रोमन सिस्टम में 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, ये आपके रोमन सिस्टम है जो गणित के इन अंकों को रिप्रेजेंट करते हैं। 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप इन चीज़ों के बारे में पूछ लेंगे, कहीं पे भी ये हो तो। और मैं जो बताते जा रहा हूँ इसमें जो भी अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो किसी तरह से हो तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। जब हम इस तरह से देखें तो रोमन सिस्टम में सिर्फ गणित के 7 ही अंक हैं, और ये 7 अंक पूरे रोमन सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अंतर ये भी होता है कि किसी भी अंक गणितीय डिजिट को हम अंक गणित में कितनी बार भी दोहरा सकते हैं, मीन्स रिपीट कर सकते हैं। लेकिन रोमन सिस्टम में किसी भी डिजिट को सिर्फ 3 बार ही रिपीट किया जाता है। इसके लिए अगर हम कहें तो अगर हमें 8 लिखना है तो VIII, ये 8 को दिखाता है। बट 9 लिखने के लिए हम V4I नहीं लिख सकते, ये गलत है। अगर कभी भी हम 9 लिखना है तो हम ये कर सकते हैं 10 - 1। 9 को हमने लिखा तो उसमें हमने देखा कि 10 से पहले हम 1 लगाते हैं। रोमन सिस्टम का यही फॉर्मेशन है कि अगर हम संख्याओं को रिपीट करेंगे तो आगे की तरफ 3 बार और पीछे की तरफ सिर्फ 1 बार। मीन्स अगर हमें किसी भी संख्या को कम लिखना है तो 1 कम कर देंगे, ज्यादा लिखना है तो हम 3 बार ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आपने देखा 8 और 9 में डिफरेंस।
रोमन सिस्टम का यूज खास करके दिल्ली पुलिस वगैरह के एग्जाम्स में ज्यादा करके आते हैं, जो डीपी के एसआई के एग्जाम्स होते हैं और डीपी के हेड कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, इनमें ज्यादातर इनका यूज होता है। अब हम इस सिस्टम को यहीं पे छोड़ते हैं, अगले सिस्टम की तरफ में हमारा जो दो सिस्टम बना, इन दो सिस्टम के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। जो दो सिस्टम थे हमारे, इन दो सिस्टम्स में सबसे पहला सिस्टम जो हमने बताया था आपको वो है हिंदू अरेबिक सिस्टम। हिंदू अरबी पद्धति। इसकी संख्याओं को हम जो अंतरराष्ट्रीय संख्याएं हैं उनसे थोड़ा अलग पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? तो इनको पढ़ने का तरीका ये है, पढ़ते हम इस तरह से हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके बाद भी संख्याएं इसी तरह से कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। जैसे अगर हम कहें तो करोड़ के बाद फिर अरब, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह से संख्याएं आगे पद्धति बढ़ती रहती हैं। बट इसी में अगर हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इन्हीं संख्याओं को लिखाएं तो इस तरह से लिखते हैं हम इन्हें, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम की संख्याओं में और अंक जो गणित की संख्याएं हैं यानी हिंदू अरबी पद्धति की संख्याएं, इनमें कुछ अंतर है। अंतर ये भी है कि हम अंकगणित की संख्याएं यानी हिंदू अरबी पद्धति में संख्याओं को 10 के बाद नया नाम देते हैं। मीन्स इकाई, दहाई, दहाई के बाद एक नया नाम आया सैकड़ा, सैकड़ा के बाद फिर हजार, 10,000, फिर एक नया नाम आया लाख। बट अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम इन संख्याओं को 100 के बाद एक नया नाम देते हैं। मीन्स 100 प्लेस के बाद एक नया नाम आएगा। कैसे? वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। आपने देखा मैंने 10,000 के बाद इसमें 100,000 लिखा। 100,000 इसलिए लिखा गया क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि 100 के बाद इनके नाम बदल जाते हैं। और जब हमने 100 पे शुरू किया था तो सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000। इसके बाद अब एक नया नाम लेके आएगा। जो ही इसे हमने 100,000 लिखा तो एक नया नाम आया। नया नाम में जब हम हिंदू अरबी पद्धति में देख रहे थे तो उसमें हिंदू अरबी सिस्टम में एक हजार आया था, बट इसमें हजार नहीं आता। ये सिस्टम आगे बढ़ते चले जाते हैं और वो इस तरीके से होते हैं आपके 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये जो सिस्टम को दिखा रहे हैं ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति को दिखा रहे हैं। ये कैसे, ये अभी दिखाता हूं मैं आपको। जैसे हमारा लाख है वो इनका 100,000 हो जाता है। मीन्स 1 लाख बराबर 100,000, यानी 1 लाख 100,000 के बराबर होता है। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में 10 लाख जो हमारा 10 लाख है वो आगे चल करके इनका 1 मिलियन बन जाता है। 1 मिलियन, 10 लाख। आपको इनमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सिस्टम के नाम कहां से बदलते हैं। ये आपने देखा था कि 1000 के बाद सिस्टम के नाम बदल जाते हैं, यानी हजार, हजार के बाद 10,000, 100,000, और जो ही 100,000 पूरा हुआ फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 पे जाके एक नया नाम आएगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। एज यूजुअल ये आगे बढ़ता रहेगा इसी तरह से कंटिन्यूअसली। अब हम इन सिस्टम्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं।
अभी हमने गणित की जो पद्धति देखी थी, इनमें संख्याओं के रिप्रेजेंटेशन को हमने देखा। संख्याओं के रिप्रेजेंटेशन के बाद अब हम उनकी वैल्यू को देखते हैं। संख्याओं की वैल्यू दो तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। एक संख्याओं के प्लेस की वैल्यू, प्लेस मतलब स्थान, यानी संख्याओं के स्थान का मान, जिसे हम स्थानीय मान कहते हैं, प्लेस वैल्यू। और दूसरा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी अंकित मान, जातीय मान के नाम से भी उसे हम जानते हैं। आजकल एग्जाम के टर्म में खासकर हिंदी में कुछ वर्ड्स टिपिकल सा यूज किए जाते हैं, जो अगर आपको पता ना हो तो हिंदी में मत देखे उसे, इंग्लिश मीडियम में खासकर देख करके आप उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में के पेपर में सिर्फ एक ही वर्ड यूज होता है, वो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। इनके अलग अलग नाम यूज नहीं होते, बट हिंदी में अलग अलग नाम होते हैं। अब हम बढ़ते हैं इन दो वैल्यू के ऊपर, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। देखिए इनके बारे में। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मैंने पहले ही कहा था, प्लेस वैल्यू यानी प्लेस की वैल्यू, स्थान का मान। अब स्थान का मान स्थानीय मान होता है, तो स्थान यानी संख्याओं का स्थान। और अभी आप मैंने दिखाया था आपको कि संख्याओं का स्थान इकाई, दहाई, सैकड़ा के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, तो प्लेस की वैल्यू भी उसी भी रिप्रेजेंट होती है। मींस अगर हम किसी संख्या को लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें अगर हमें पूछा जाए कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 की प्लेस वैल्यू के बारे में हम देखने के लिए 3 को गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 सैकड़ा पर रिप्रेजेंट हो रही है, मींस 3 की प्लेस वैल्यू 300 है। 300 3 की प्लेस वैल्यू है, लेकिन इसी में अगर हमें 3 की फेस वैल्यू की बात करनी हो, तो प्लेस वैल्यू के बदलने से फेस वैल्यू नहीं बदलती। मींस जो प्लेस वैल्यू होती है वो तो हर डिजिट की अलग अलग होती है, लेकिन फेस वैल्यू हर डिजिट की सेम होती है। फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज डिजिट इटसेल्फ। संख्याओं के अंकित मान अंक स्वयं होता है। साधारण सा एग्जांपल में अगर हम समझे इसे, तो जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे आज आप पढ़ने के लिए आए हैं एक स्टूडेंट के तौर पे, तो आपका फेस वो है। कल के डेट में आप एक मान लो कहीं के टीचर बन जाते हो, तो क्या आपका फेस बदल सकता है? नहीं, प्लेस बदलता है, प्लेस के साथ पावर बदलती है, बट फेस इंसान का वही रहता है। फेस नेवर चेंज। तो गणित पूरी तरह लाइफ के प्रैक्टिकली को दिखाता है। मींस इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा लाइफ में चेंजिंग आती है, गणित में भी सेम प्रकार से चेंजिंग आई है। तो इसी तरह गणित के भी फेस वैल्यू कभी नहीं बदलते, जैसे हमारे प्लेस बदलने से हमारे फेस नहीं बदलते। इस तरह से हम देखें तो फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज डिजिट इटसेल्फ। संख्याओं के अंकित मान अंक स्वयं होते हैं। मींस चाहे हम कितने भी 3 को दिखा दें, एग्जांपल के लिए आप देखें 3 3 3 3 3, जैसे मैंने 5 3 लिखे हैं। अब इन 5 3 में से मैं दिखाता हूं आपको हर 3 की फेस वैल्यू। जैसे मैं पहले 3 की बात करता हूं, तो पहले 3 की प्लेस वैल्यू अगर बात करूं तो 3 है। दूसरे 3 को देखें, दूसरे 3 की प्लेस वैल्यू 30 है। तीसरे 3 की प्लेस वैल्यू 300 है। चौथे 3 की प्लेस वैल्यू 3000 है। और पांचवें 3 की प्लेस वैल्यू 30,000 है। अब इसमें अगर हम देखें तो टोटल वैल्यू में हमने देखा कि हर अंक एक 3 है, यानी प्रत्येक डिजिट 3 ही है, बट सभी की प्लेस वैल्यू अलग अलग है, जिसके कारण 3 30 3000 30,000 ऐसे वैल्यू हमें दिखती है। बट फेस वैल्यू ऑफ द ऑल डिजिट्स आर 3, क्योंकि आपने 3 चाहे किसी भी प्लेस पे लिखा हो, बट लिखने का वे वही है, 3 एक ही तरीके से लिखा जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं फेस वैल्यू सबका 3 ही है। अब हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गणित पूरी तरह प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जैसे इंसान अपने जीवन में तुलनाओं को नहीं छोड़ता, कंपैरिजन करता रहता है, हर जगह कंपैरिजन कि मैं बड़ा हूं या छोटा हूं। तो इसी तरह चूंकि गणित को भी किसी इंसान ने ही बनाया, गणित को इंसान ने लिखा है। आर्यभट्ट को फादर ऑफ द मैथमेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया को जीरो के जन्मदाता आर्यभट्ट ही थे। उसके बाद बहुत सारे डिजिट और भी सर्च हुई, बट जीरो जो स्टार्ट करे वही फादर, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा गया। तो उन्होंने भी गणित में तुलनाएं की हैं। इंसान हमेशा तुलनाएं करता है, और गणित में भी तुलना उन्होंने की। तो तुलना करने से, कंपेयर करने से गणित में हमें क्या मिला, ये हम देखते हैं अब एक एग्जाम्पल के थ्रू। जब हम तुलना करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो कुछ इस तरह से करते हैं। तुलना यानी कंपैरिजन।
कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, जब नंबर्स का कंपैरिजन किया गया तो जो जिसके पास होता है उसी के बेस पे, उसी के आधार पे वो उसकी तुलना करता है। नंबर्स के पास डिजिट थी तो डिजिट के आधार पे उसने तुलना की। वो तुलनाएं कुछ इस तरह से हुई, डिजिट्स यानी अंक, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या, और टोटल। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हम तुलना करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे अमीर कौन है। इस चीज की तुलना के बाद हम गणित में भी देखें तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा और कुल की तुलना की गई है। कैसे? तो अंकों के आधार पे। अंक गणित में 10 होते हैं, मैंने पहले ही बताया अभी आपको, 0 to 9। अब 0 to 9 पे तो 0 की तो अपनी वैल्यू तभी है जब किसी भी अंक के साथ वो आए, अकेले में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए 1 डिजिट यानी फर्स्ट डिजिट जो 1 है उससे हम तुलना शुरू करते हैं। तो एक डिजिट का यानी एक अंक का, 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की अगर हमसे बात की जाए तो वो क्या है? तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, क्योंकि गिनती की शुरुआत यानी गणित की शुरुआत में जो काउंटिंग की गई है वो 1 से की गई है, इसलिए एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है। इसी में अगर एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 9 है। और 1 से 9, 1 से 9 मतलब टोटल अंक कितने हुए? 9। 9 जो टोटल है यानी गणित की गिनती में 1 से 9 तक के कुल अंक 9 हैं। ठीक है, इसी तरह हम आगे कंटिन्यूअस बढ़ते जाते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 10, क्योंकि 9 के बाद बड़ी संख्या 9 है और 9 के बाद जो अगली संख्या आती है वो 10 आती है, और 10 2 अंकों की सबसे प्रारंभिक संख्या, सबसे स्टार्टिंग नंबर। इसके आगे बढ़ते हैं तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 99, 2 अंकों की कुल संख्या यानी 90। अब मैंने एक संख्या लिख दी टोटल में मैंने लिखा 90। ये 90 कैसे आया? तो आप देखेंगे तो गणित में टोटल 1 से लेके 99 ये संख्या लिखी अभी मैंने। तो 1 से 99 में कितने अंक होते हैं? 1 से 99 में कितनी संख्याएं होती है? तो 1 से 99 में कुल मिलाकर देखा जाए तो 99 संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से 99 में 99 संख्याएं, उसी में एक अंक वाली कितनी संख्याएं होती है? तो 9। एक अंक वाली 9 संख्याएं। तो अगर हमें 2 अंकों की कुल संख्या निकालनी है तो टोटल में से एक अंक वाली संख्या हटानी पड़ेगी। तो एक अंक वाली संख्या 9 थी, जिसे हमने हटा दिया, तो 99 में 9 हट गया अगर, तो उसकी वैल्यू कितनी बची? 90। इस तरह से 2 अंकों की कुल संख्याएं 90 हुई। अब यहां से हम एक छोटे से ट्रिक के थ्रू इन पूरी वैल्यू को लिख सकते हैं, क्योंकि खासकर एलसीएम एचसीएफ, स्क्वायर रूट यानी लघुत्तम महत्तम, वर्गमूल, संख्या पद्धति में, एवरेज में और आगे के गणित के बहुत सारे चैप्टर्स में इनका यूज होता है, इसलिए इन्हें फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप। अब वैल्यू में अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हम आगे रिपीट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन चीजों को। कैसे? 3 अंकों की संख्या लिखने की अगर कभी हमें बात हो तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आप ऊपर से देखिए एक बार। अगर आपने 1 अंक की संख्या लिखी थी तो 1, 2 अंक की छोटी संख्या लिखी थी तो 1 पे 1 जीरो बढ़ गया यानी 2 अंक बन गए। तो 3 अंकों के लिए 2 जीरो बढ़ा देंगे, मींस 1 पे 2 जीरो। तो देखें 1 पे 2 जीरो। इसी तरह 3 अंकों की बड़ी संख्या के लिए देखते हैं हम पीछे से फिर। तो 1 अंकों की बड़ी संख्या 9 थी, 2 अंकों की बड़ी संख्या 2 9 थी, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 9 हो जाएगी। अब इसी में अगर हम 4 अंकों की बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 4 बार 9 हो जाएगी। अगर 5 अंकों की बड़ी संख्या की बात करेंगे 5 बार 9 होगी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। छोटी संख्या भी उसी तरह, अगर हम 4 अंकों की छोटी संख्या की बात करें तो 1 पे 3 जीरो। और इसी में अगर हम कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्याएं अभी मैंने बताई थी आपको, उससे भी निकाल सकते हैं। और जस्ट ट्रिक को फॉलो करके आप देख सकते हैं कि जब 1 अंकों की कुल संख्या 9 थी, 2 अंकों की कुल संख्या 1 जीरो बढ़ गई 90 हो गई, तो 3 अंकों की कुल संख्याएं 2 जीरो बढ़ जाएंगी, मतलब 900 900। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इज 900, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट इज 9000, मींस 9000।
इस तरह से हमने संख्याओं के कंपैरिजन को देखा। अब देखते हैं नंबर सिस्टम में इससे आगे। जिस संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे थे उन संख्याओं के लिए संख्या के परिवार की बात करते हैं, फैमिली ऑफ द नंबर्स। नंबर्स को बेसिकली दो भाग में डिवाइड किया गया, नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, संख्याओं को दो भागों में बांटा गया। वे कौन कौन से हैं देखते हैं जरा सा यहां पे। नंबर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के दो प्रकार हैं। रियल, इमेजिनरी, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक संख्याएं जिनका कोई वास्तव में गणित में स्थान हो। वास्तव में स्थान की अगर हम बात करें तो कहां स्थान हो, तो गणित में एक रेखा दी गई है, संख्या रेखा। नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, दैट इज रियल नंबर। संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वे वास्तविक संख्याएं हैं। संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दिखाते हैं वे वास्तविक हैं। तो संख्या रेखा पर हम कैसे दिखाते हैं देखते हैं इन्हें। संख्या रेखा पर संख्याओं को दिखाने के लिए हम एक संख्या रेखा लिए हैं। इन संख्याओं को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे देखिए आप। संख्या रेखा पर बीच में 0 होता है, इसके दाईं तरफ पॉजिटिव वैल्यू, बाईं तरफ नेगेटिव वैल्यू, और बाकी के सारे नंबर्स इन पे इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे 1, पॉजिटिव का 1 है दाईं ओर, नेगेटिव का 1 है बाईं ओर, पॉजिटिव का 2 है दाईं ओर, पॉजिटिव का नेगेटिव का 2 है बाईं ओर। इस तरह से संख्याओं को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो संख्या रेखा पर जैसे हमने देखा कि ऑल होल नंबर्स रिप्रेजेंट हो गया, मींस 0 1 2 3 रिप्रेजेंट हो गए, और -0 -1 -2 3 भी रिप्रेजेंट हो गया, मींस ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव नंबर संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम फ्रैक्शनल नंबर की बात करते हैं। फ्रैक्शनल नंबर में 1/2, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 0.5, बिल्कुल 0.5 1/2 की वैल्यू होती है। तो 0.5 संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, मींस 0 से बड़ा और 1 से छोटा वैल्यू को हम इनके बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हो गया रिप्रेजेंट 0.5 भी इस तरह से, 0 और 1 के बीच में 0.5, और 0.5 1/2 की वैल्यू है। तो 1/2 भी संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट हुआ और 0.5 भी संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट हुआ, मतलब दोनों को हम दिखा सकते हैं। तो इस तरह से संख्या रेखा पर हम फ्रैक्शनल नंबर को भी दिखा दिए। तो ये सारी संख्याएं यानी फ्रैक्शन में होंगी तो भी, अगर ऐसे होल में होंगी तो भी, ये सारे एक रियल नंबर के टाइप हैं। क्लियर है, समझ आ रहा है सबको। आगे रियल नंबर में के बाद हमारा जो दूसरा नंबर है वो है इमेजिनरी। अब अगर सारे कुछ रियल में ही हो गए तो इमेजिनरी में क्या बचा, सारा कुछ अगर रियल में ऑल नंबर्स आर रियल, देन इमेजिनरी के लिए बचा क्या, तो इमेजिनरी का हिंदी ही होता है अवास्तविक, जिसका वास्तव में कोई स्थान ना हो। अब वास्तव में स्थान न हो तो उनकी वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कभी भी हमने स्क्वायर में 8th क्लास में, 7th क्लास में कुछ चीजें हमने पढ़ी थी बेसिकली, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब धनात्मक ही होता है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसमें जो गणित की कुछ बातों को कंट्राडिक्ट करेगा। जैसे √-5, √-5, √-2, √-1, इनके अगर स्क्वायर हम करते हैं, स्क्वायर से रूट कंप्लीटली खत्म, स्क्वायर से रूट कंप्लीटली खत्म, फिर स्क्वायर से रूट कंप्लीटली खत्म, वैल्यू क्या बची -5, -2, -1। अब अगर देखें यहां पे तो सभी की वैल्यू निगेटिव आ रही है जबकि हमने स्क्वायर किया था। तो ये कंट्राडिक्ट किया चीजों को, इसलिए इसे इमेजिनरी नंबर कहा गया। इमेजिनरी नंबर का यूज एग्जाम में ज्यादातर यूज नहीं होता, बट आप इसे थोड़ा सा जान पहचान इस तरह से रखेंगे कि कभी भी एग्जाम में कहीं इमेजिनरी नंबर के बारे में पूछ दे तो आप ये तो बता सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या और कैसे होता है। अब हम जो एग्जाम के टर्म में यूज किया जाता है, खासकर एसएससी वगैरह में, डीएसएसपी वगैरह में, नेट वगैरह में, उन सब चीजों को अगर हम देखें तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर के टर्म्स को आगे बढ़ाते हैं।
रियल नंबर को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला पार्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं जो किसी के नेचर को दिखाता है, और नेचर, गणित का नेचर काउंटिंग है, मींस गणित के नेचर को दिखाने वाला नेचुरल, तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गणित की संख्याओं में जो गिनती के लिए यूज की जाती है वही प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो गिनती के लिए हम किन संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं? 1 2 3 4 आगे कंटिन्यूअसली इन्फिनिटी तक ये संख्याएं चली जाती है, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वो आगे क्या है, तो इस तरह से देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। जो इसमें सेकेंड नंबर है वो है होल नंबर। होल नंबर की अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं गणित की संख्याओं में जो गिनती के बाद छूट गई वे कौन सी संख्या थी? तो जीरो को अभी हमने नहीं लिखा है, तो जब जीरो को गणित के गिनती के साथ शामिल कर लिया जाता है तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती है। कहने का मतलब कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, इफ जीरो इज एडेड इन द फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर देन ऑल नंबर्स आर होल। वे कैसे हैं? तो इस तरह से एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। नेचुरल नंबर आर 1 2 3 4 5 6, और इसी के साथ हमने जीरो को भी शामिल कर लिया, मींस ये जीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहां से हमने एक तथ्य कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल आर होल बट ऑल होल आर नॉट नेचुरल। क्लियर है? ऑल नेचुरल आर होल, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती हैं। इसी में हम यहां से ये भी देखते हैं कि उन दोनों में डिफरेंस क्या डालता है? तो जीरो दोनों के बीच में अंतर डालता है, नहीं तो सारी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण में भी होती हैं और वो सारी संख्याएं जो पूर्ण है वो प्राकृतिक भी होती हैं, जीरो को छोड़कर। क्लियर है? तीसरे टर्म में हम देखें, तीसरी संख्याएं जो रियल में आती है वो है इवन नंबर, सम संख्याएं। सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर के लिए अगर हम कहें, सम संख्याओं के लिए, तो वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो, हम सभी यूजुअली यही कह देते हैं, बट इसमें फिर हम थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो इसी टर्म में खुद से हम फंस जाते हैं। अगर हम किसी एग्जाम को देते हैं, आगे इंटरव्यू हमें देना पड़ता है, इंटरव्यू में चीजें खासकर पूछी जाती हैं इवन नंबर के बारे में, तो हम कह देते हैं कि नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। बट यहाँ पे एक टर्म जोड़ना जरूरी है, जो भी मैंने बोल दिया था, नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर विच इज फुल्ली डिविजिबल बाय 2 दैट इज इवन नंबर। मीन्स वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हैं वही सम संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बोल देंगे कि सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित है सम है, तो निगेटिव वाले नंबर्स भी तो 2 से डिवाइड होते हैं, लेकिन निगेटिव नंबर को इवन नंबर में शामिल नहीं किया जाता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूं, इसमें भी इवन नंबर में अगर मैं -4 लिखता हूं, -4 2 से पूरी तरह विभाजित है। क्लियर है? -4 2 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, काट के देखें आप तो वैल्यू आई -2, लेकिन -2 इवन नहीं है। इवन इसलिए नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। इसलिए मैंने एग्जांपल के लिए के साथ ही आपको ये बताया था डिफिनीशन में कि डिफिनीशन क्या? ऑल नेचुरल नंबर विच इज फुल्ली डिविजिबल बाय 2, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित होंगी वे इवन नंबर है, यानी सम संख्याएं हैं। क्लियर? इसके बाद ऑड नंबर। ऑड नंबर की अगर हम बात करें तो वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं है वे विषम है। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि वे सभी संख्याएं जो सम ना हो विषम है, फिर गलती हो जाएगी, क्योंकि -2 ना तो सम है ना ही विषम है। तो अगर हम विषम संख्याओं की बात करें तो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं है वही संख्याएं विषम है। कौन कौन सी हैं वो? 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। और इवन नंबर में यही हम बात करें तो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, मतलब इन्फिनिटी तक। इस तरह से हम देख सकते हैं कि लिस्ट इवन नंबर 2 है और लिस्ट ऑड नंबर 1 है। 0 इज नाइदर इवन नॉर ऑड। 0 ना तो इवन है ना ही ऑड है, जबकि 0 2 से विभाजित है। लेकिन इवन में एक टर्म था कि नेचुरल नंबर 2 से विभाजित, और यहाँ पे 0 नेचुरल नंबर नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो अगला नंबर हमारा फिर आता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर।
प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का ये कहते ही मतलब नहीं होता कि वो किसी से भाग न लगे, ये ऐसे आप लोग बोल देते हैं, इस तरह से मत बोले। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, नंबर्स विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, मीन्स वो सिर्फ दो ही संख्याओं से डिवाइड होंगे, या तो एक से या अपने आप से, वन एंड इटसेल्फ, इन दोनों से ही वो डिवाइड होंगे, बाकी किसी से नहीं। मतलब यही हुआ कि जैसे है दो सिर्फ एक से कटता है या फिर दो से कटता है, टू इज डिविजिबल बाय ओनली वन और इटसेल्फ, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या है। इसके एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं आपके, अभी दिखाता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 नंबर लिखे हैं। इन 6 नंबर के मैं फैक्टराइज करता हूं। 1 का फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 2 का फैक्टर 1 और 2 होता है, 3 का 1 और 3, 4 का 1 2 और 4, 5 का 1 और 5, 6 का 1 2 3 और 6। अब इसमें देखेंगे तो कुछ संख्याओं के ओनली 2 फैक्टर्स हैं, कुछ संख्याओं के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, कुछ संख्याओं के ओनली 1 फैक्टर हैं। जिनके ओनली 1 फैक्टर हैं उन्हें हम इन दोनों में से किसी में भी नहीं रखेंगे। इन दोनों कहने का मतलब है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में मैंने अभी बताया आपको कि नंबर्स विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर्स में यही हो जाएगा नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड वाले नंबर्स को भी आप देख सकते हैं और 2 वाले को भी देख सकते हैं इस एग्जांपल में, इसलिए एक साथ कर दिया मैंने। 2 के लिए 1 और 2 के फैक्टर है, मींस ये क्या है, प्राइम नंबर। 3 1 और 3 इसके फैक्टर हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे 3 1 और 3 इसके फैक्टर हैं, तो ये क्या है फिर हमारा प्राइम नंबर है। 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स है, मतलब ये प्राइम नहीं है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स है, क्लियर है। 5 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, ये प्राइम है। 6 के मोर देन 2 है तो कंपोजिट है। अब इजीली आप बता सकते हैं कि कौन प्राइम है कौन कंपोजिट है। और बेसिकली इसे ज्यादा हम जब डिवीजन रूल्स पढ़ेंगे तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में ये चीजें ज्यादा आपका यूज की जाएंगी, क्योंकि वहां पे जब हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ लेते हैं, विभाज्यता का नियम, तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी संख्याएं किससे कट रही हैं और किससे नहीं कट रही है। तो वहां पे मैं इसका एक छोटा सा ट्रिक भी बताऊंगा आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में कि प्राइम नंबर्स को कैसे पता करें हम, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम इन दोनों में एक देखें तो जो 2 है, 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, मींस 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्लियर। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, साथ ही 2 इज द ओनली वन नंबर विच इज और एज वेल एज इवन एज वेल एज प्राइम, मतलब 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य है, बाकी कोई संख्या अगर सम होगी तो वो अभाज्य नहीं हो सकती कभी, क्लियर है। तो 2 खास नंबर है और 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि 1 के ना तो 2 फैक्टर होते हैं ना ही 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है 1। अब इस तरह के एग्जांपल्स के साथ हम देखें इसे, तो हमारा एग्जांपल कौन कौन सा हुआ प्राइम में और कंपोजिट में, देखिए एक बार। प्राइम 2 3 5 7 9, sorry 9 is a composite number, composite number 4 6 8 9। तो प्राइम और कंपोजिट को इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बाद जो अगला टर्म है हमारा वो है रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो, और जहां पर Q कभी जीरो नहीं हो सकता। नंबर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q नेवर इक्वल टू जीरो एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। इंटीजर एक नया टर्म आया आपके सामने। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर की हिंदी में पूर्णांक कहते हैं हम। इंटीजर को अगर हम देखें तो जो संख्याएं होल है, होल नंबर्स
विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, मीन्स माइनस में भी 1 और प्लस में भी 1, 0 तो है ही, -2 + 2, 3 है, -3 + 3, तो ये सारे नंबर इंटीजर है, ऑल होल नंबर, यानी होल नंबर का वे सारे फॉर्म निगेटिव हो या पॉजिटिव इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीजर है। तो इस तरह से अगर हम रैशनल नंबर का एग्जांपल दे डेफिनेशन के बाद, तो एग्जांपल इस तरह से दे सकते हैं, 5/12 हो तो भी रैशनल है, -5/-12 हो तो भी रैशनल है, 5/-12 हो तो भी रैशनल है, और -5/12 हो तो भी रैशनल है। ये सारे रैशनल नंबर के एग्जांपल है, मींस माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कौन से एग्जांपल नहीं होते हैं, तो जिसके नीचे 0 हो, मींस 5/0, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्लियर है? और अगर कभी आपको एक होल नंबर लिख के दे दे जैसे 5, तो 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो इसे आप P/Q के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इरेशनल की। इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या, वैसी संख्याएं जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या के रूप में ना आए, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। नंबर्स which square root is not comes in the form of a whole number, then square root forms of a number of that number is called irrational number. क्लियर है? अब इस एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमारे जैसे √1 है, √2 है, √3 है, √4 है, √5 है, √6 है। √1 की वैल्यू 1, √2 की वैल्यू 1.414 बिल्कुल, √3 की वैल्यू 1.732, √4 की वैल्यू 2, √5 की वैल्यू 2.236, इसी तरह आगे हम बढ़ते जाएंगे। जब इसमें हम वैल्यू को देखेंगे तो √1 का वैल्यू 1 आया, मींस होल नंबर, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। √2 की वैल्यू 1.414 और आगे ये कटता नहीं है, बढ़ते रहता है, तो ये इरेशनल नंबर, क्योंकि होल नंबर नहीं आया इसका फॉर्म। √3 भी सेम, उसकी भी वैल्यू पूरी तरह से नहीं कटी, तो यह भी इरेशनल नंबर है। √4 की वैल्यू 2 आ गई, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। √5 की वैल्यू फिर उसी तरह से डेसिमल में आई, तो ये इरेशनल नंबर है। इस तरह से हमने इसमें रैशनल और इरेशनल के बारे में देखा। रैशनल और इरेशनल के भी आगे टर्म में हमें डेसिमल के टर्म में से पढ़ना है। डेसिमल में जब हम रेकरिंग डेसिमल, इरेक्टिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग करेंगे, तो वहां पे हम इन्हें ज्यादा टर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। दो नंबर जो बीच में एक टर्म आता है आपका को प्राइम और ट्विन प्राइम, इसके भी क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो, अगर हम देखें इसमें अभाज्य संख्याएं के साथ लगा होने के कारण हम कह देते हैं कि अभाज्य संख्याओं को ही सहअभाज्य कहते हैं। बता ऐसा कुछ नहीं है। सहअभाज्य संख्याओं के लिए हम क्या यूज करते हैं वो देखिए, ये हमेशा पेयर में होती है, यानी जोड़े में होती है। संख्याओं का वो जोड़ा जिसका महत्तम 1 हो, मींस इफ HCF of two number is 1 then that pair is called co-prime। कैसे? एक एग्जांपल लिया हमने 12 और 5। 12 और 5 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 12 और 5 दोनों अगर देखे जाएं तो दोनों कॉमन रूप से सिर्फ एक के टेबल में आते हैं, क्योंकि अगर 2 के टेबल में 12 आता है तो 5 नहीं, और 2 के टेबल में 5 के टेबल में अगर 5 आता है तो 12 नहीं। इस तरह से अगर हम टर्म में देखें तो को प्राइम नंबर्स के लिए हम कह सकते हैं कि 12 और 5 ये दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके महत्तम, इनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल लेते हैं 12 और 16, ये दोनों कॉमन वैल्यू में देखा जाए तो 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है। इस तरह से इनमें अगर हम HCF की बात करें तो वो 4 हो जाएगा, और इनमें बहुत सारे टर्म बन रहे हैं। तो इस तरह से मैंने क्या बताया था अभी आपको कि इफ HCF ऑफ टू नंबर इज 1 देन दैट पेयर इज कॉल्ड को-प्राइम। यदि दो संख्याओं का महत्तम 1 हो तो वे क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। और यहाँ पे महत्तम 1 सिर्फ 12 और 5 का हुआ है, इसलिए 12 5 सहअभाज्य संख्याएं हैं, 12 16 का नहीं हुआ इसलिए सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। इस तरह से आप महत्तम निकालकर सहअभाज्य संख्याओं का पता कर सकते हैं को प्राइम नंबर्स का। क्लियर है? इसके बाद है ट्विन प्राइम।
ट्विन प्राइम के लिए अगर हम कहें तो यदि दो अभाज्य संख्याओं का अंतर, इफ द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज 2, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर यदि 2 हो, इफ द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज 2, देन बोथ आर कॉल्ड ट्विन प्राइम, तो वे जुड़वा अभाज्य यानी युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसे? तो एग्जांपल में देखें, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का, तो ये जुड़वा अभाज्य नहीं है। 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का, तो ये जुड़वा अभाज्य है यानी युग्म अभाज्य ट्विन प्राइम नंबर्स हैं 3 और 5, क्योंकि इसमें 2 का अंतर है और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। एक डेफिनेशन से हम देख सकते हैं इसका, तो 3, 5, 5, 7, 11, 13 ये अभाज्य भी हैं और इनके बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है। तो इस तरह से युग्म अभाज्य संख्याएं के बारे में हमने देखा, ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में देखा, ये सारे ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर है ये टर्म? तो नंबर सिस्टम में बेसिकली हमने नंबर्स के बारे में देखा, संख्याओं की पद्धति के बारे में जाना और संख्याओं के किस तरह से बनती है, उनका फॉर्मेशन क्या है और संख्या किस तरह से रिप्रेजेंट होती है, इनमें हमने इनके रिप्रेजेंटेशन पढ़े, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, साथ में नंबर्स की फैमिली हमने पढ़ी। तो ये सारे आपके एग्जामिनेशन के टर्म में यूज होते हैं, आगे के चैप्टर्स में आपका यूज है सारे चैप्टर्स के लिए, तो बेसिकली इनको आप ध्यान में रखेंगे। आगे इसी से कंटिन्यू हम अगली क्लास में करेंगे इसे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया आपको नंबर सिस्टम, ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आपने बेसिकली क्वेश्चन भी पुटअप किए हैं इनके अंदर में। जो भी डाउट्स रह गए हैं आपको वे सारे आप अगली क्लास में इनके पढ़ के आएंगे और अगली क्लास में हम मिलेंगे फिर studykhazana.com पे और kalpeducation.com पे। ओके, थैंक यू।